मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीवों में जनन का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिससे आप लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तथा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन एवं उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पत्तियों द्वारा। इसमें दिया है कि कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ पौधों की पत्तियों में ही भोजन का संचरण होता है और वो अनुकूल मौसम में इन पर विशेष प्रकार की कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक कलिका के नाम से जानते हैं। इन विशेष प्रकार की कलिकाओं को हम अपस्थानिक कलिका या एडवांटियस बट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जब ये पत्तियां पौधों से अलग होकर नम भूमि पर गिरती हैं तो इनकी कलिकाएं वृद्धि कर नीचे की ओर अपस्थानिक मूल, देखिए ये पत्तियां जो है ज़मीन पर गिरकर जब नम भूमि पर विकसित होती है तो जो ये नीचे वाला भाग है ये अपस्थानिक मूल कहलाता है तथा ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, प्रारोह तंत्र का निर्माण करता है या हम इसे प्रारोह तंत्र कहते हैं। आगे देखिए कि विभिन्न पौधों में अपस्थानिक कलिकाएं पत्ती के भिन्न भिन्न भागों पर उत्पन्न होती हैं। जैसे कि सभी पत्तियों में जो है अपस्थानिक कलिकाएं एक समान नहीं होती हैं। भिन्न भिन्न पौधों की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं भिन्न भिन्न भागों से निकलती, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। ये आपका अजूबा हो गया और ये आपका हो गया बिगोनिया। अजूबा में देख सकते हैं आप लोग पत्तियों में जो अपस्थानिक कलिका निकली हुई है वो पत्तियों के किनारे पर निकली हुई है, परंतु बिगोनिया में ये जो है पत्तियों के बीच में निकली हुई है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपका आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम रीति से किए गए कायिक प्रवर्धन को हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसा कि कोई भी पौधा होता है, अगर मानव द्वारा उसमें कोई भी विधि की जाती है तो उसे हम कृत्रिम बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि मातृ पौधों के शरीर से विशेष विधियों द्वारा एक अंश अलग कर लिया जाता है और फिर इसे स्वतंत्र रूप से भूमि में उगाया जाता है। जैसे कोई भी पेरेंटल प्लांट होगा, उसके शरीर का थोड़ा सा भाग, कोई भी भाग हम क्या कर लेंगे, उसे काटकर अलग कर लेंगे और उसको जो है हम भूमि में लगा देंगे और उससे जो है नए पौधों का निर्माण होगा। जिन पौधों में बीज बनने अथवा बीज के अंकुरित होने में दिक्कत आती है, उन्हीं पौधों में इस विधि का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। यह विधि जो है निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका जो है कलम लगाना। कलम लगाने की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, कनेर हो गया, नींबू हो गया, इन तमाम प्रकार के पौधों में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि जैसे कि स्वस्थ पौधों के तनों की शाखाओं को हम लगभग 20 से 30 सेमी लंबे टुकड़ों में काट कर जो है उसको उसके अनुकूल वातावरण में हम क्या करते हैं, भूमि में धंसा देते हैं। और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि भूमिगत जो भाग होता है उसे पर्व संधि या नोट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि को नोट्स बोलते हैं। पर्व संधि या नोट्स से अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं निकलने लगती हैं तथा इसी स्थान से कच्छभ्य कलिकाएं भी विकसित होती हैं जो वृद्धि करके नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जैसा कि आप जो है चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 चित्र दिया हुआ है। एक आपका गुलाब का है, दूसरा आपका जो है गन्ने का है। तो दोनों के तने को काट कर जो है ज़मीन में रखा गया है। देखिए सॉइल लिखा हुआ है। तो गन्ने को पूर्ण रूप से ज़मीन के अंदर ढक दिया जाता है, परंतु गुलाब को जो है, गुलाब के तने को काटकर आधा भाग जो है उसका ज़मीन के ऊपर तथा आधा भाग ज़मीन के अंदर रखा गया है। कुछ समय बाद क्या होगा, इनसे जो है
अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और इसके पश्चात जो है कक्षा से कलिकाएं भी विकसित होंगी और जो कक्षा से कलिकाएं विकसित होती हैं वो वृद्धि कर कर नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपका होगा रोपण या पौबंद लगाना। अगर रोपण या पौबंद की बात हम लोग करते हैं, जैसे किसी जड़ सहित पौधों के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधों के तने को उगाने की विधि को रोपण या पौबंद कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई पौधे का तना हो गया, जड़ सहित हो गया, उसकी टहनी को काट कर अलग कर दिया गया तथा दूसरे पौधे के तने को काटकर उसके ऊपर लाकर जोड़ने की विधि को हम क्या बोलते हैं, रोपण कहते हैं। अगर देखिए इसमें इस विधि में क्या होता है कि किसी घटिया नस्ल के पौधे की टहनी को काटकर हम क्या करते हैं कि बढ़िया नस्ल के पौधे की टहनी को लाकर जोड़ देते हैं। अब देखिए जो घटिया नस्ल के पौधा होता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक और बढ़िया नस्ल के पौधों को क्या बोलते हैं, सियान बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि घटिया नस्ल के पौधों को जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे और अच्छे नस्ल की जो पौधे होते हैं उसको हम वहाँ पे बोलेंगे सियान। अब क्या होता है कि दोनों पौधों के कटे हुए भाग को हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो होता है उसको हम जोड़कर या रख कर सुतली या धागे से क्या करते हैं, बांध देते हैं। और बांधने के पश्चात क्या होता है कि हम जो है मोम या मिट्टी क्या कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाष्पीकरण न हो सके तथा जीवाणु, कवक आदि घाव में प्रवेश ना कर सके। कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक आध महीने पश्चात आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि उसके ऊतक जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार पौधों का जो निचला भाग होता है वो घटिया नस्ल का तथा ऊपरी भाग जो होता है वो बढ़िया नस्ल का हो जाता है। और चूंकि जो है पुष्प हो गया, फल आदि ऊपरी भाग में लगते हैं, अतः इससे क्या होता है कि इन पौधों में लगने वाला फल जो होता है वो अच्छी नस्ल का होता है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसका देखिए चित्र देख लेते हैं हम लोग एक बार, उसके बाद हम अगला देखते हैं। चित्र देखिए, ये आपका घटिया नस्ल का हो गया, ये आपका हो गया बढ़िया नस्ल का हो गया। दोनों को तने को देखिए काट लिया गया है और एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। और रखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सुतली या जो है धागे से क्या कर देंगे, बांध देंगे। बांधने के बाद इसके ऊपर हम मोम या नम मिट्टी का लेप लगाएंगे, जिससे जो है वाष्पीकृत होकर जीवाणु और जो है विषाणु इस पर जो है प्रवेश न कर सके और इसका घाव जो है वो भर जाए। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये ऊतक आपस में जुड़कर एक अच्छी किस्म की पौधे का निर्माण करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका शाखा प्रबंधन या अंतःस्थापन। ये भी क्या है, आपका रोपण का ही रूपांतर विधि है। इसमें भी क्या होता है कि घटिया किस्म के जो पौधे होते हैं और बढ़िया किस्म के पौधे दोनों को जो है इसमें क्या होता है कि आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए दिया है कि लगभग 5 सेमी लंबी छाल को कुष्ठकशिन भागों से छील दिया जाता है। इसके जो तने होते हैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तना हो गया इसका दोनों का, एक इसमें घटिया किस्म का हो गया, एक आपका जो है बढ़िया किस्म का हो गया। इसके तने को लगभग क्या कर दिया गया, दोनों को साइड से छीलकर आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़कर इसको धागे या रस्सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। अब बांधने के बाद क्या होता है कि 3 से 4 माह के पश्चात क्या होता है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं। तब क्या होता है कि स्टॉक के जोड़े से ऊपर का जो भाग होता है और तथा सियान के जोड़े से नीचे का भाग। अब आप जानते हो स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक जो आपका होगा घटिया नस्ल वाला होगा और सियान होगा बढ़िया नस्ल वाला। तो घटिया नस्ल के ऊपर का भाग और बढ़िया नस्ल के नीचे का भाग को क्या कर देते हैं, हम काट कर अलग कर देते हैं और इस प्रकार तैयार पौधों में सियान के जो है गुण विद्यमान होते हैं। मतलब क्या होता है
कि जब हम स्टॉक के ऊपर का भाग और सियान के नीचे के भाग को काटकर पौधों से अलग कर देंगे तो उसमें जो है बढ़िया नस्ल मतलब अच्छे नस्ल के पौधों का गुण विद्यमान होगा और जो है पौधा अच्छा हो जाएगा। ये जो इस विधि का जो हम प्रयोग करेंगे ये आपका होता है जैसे अमरूद हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आपका आता है अगला कली लगाना। अगर कली लगाने की बात हम करते हैं, यह विधि भी जो है आपकी रोपड़ से मिलती जुलती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी बढ़िया जात के पौधों की एक कली को किसी साधारण पौधों के तने पर लगाया जाता है। जैसे कोई साधारण पौधा हो गया और उसका तना क्या कर दिया जाता है, देखिए चित्र में आपको दिया गया है, तने को हम क्या करते हैं काट देते हैं और उस तने पे जो है किसी बढ़िया जाति के पौधों को हम लगाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जिस पौधों की कली लगानी होती है उसकी पर्व संधि से छाल सहित कली को चाकू से काटकर अलग कर देते हैं। जैसे कि जिस पौधों पर कली लगाने तो जो साधारण पौधा होता है तो पर्व संधि से क्या करते हैं चाकू से काटकर उसकी छाल को हम क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं। जैसा कि चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साधारण पौधों को क्या किया गया है कि काटकर यहाँ से छाल को अलग कर लिया गया है। जब जिस पौधों की कली लगानी होती है उसके तने को भूमि से कुछ ऊपर काट देते हैं तथा इसके निचले भाग को चाकू की सहायता से टी के आकार का घाव लगाते हैं। अब देखिए ये भूमि से कुछ ऊपर वाले भाग को हमने काट दिया। अब ये जो पौधा आपका है जिसका हम लगाएंगे इसमें उसको पर्व संधि के रूप में इस रूप में जो है क्या होता है पौधा होता है, इस रूप में हम क्या करते हैं उसके तने को काट कर अलग करते हैं। अब इसमें कुछ हम टी शेप का जो है संरचना बनाए हुए हैं आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं उसके बाद इस पौधों को हम इस टी शेप में क्या कर देते हैं बैठा देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं इसको हम रस्सी के माध्यम से क्या कर देते हैं बांध देते हैं। उसके बाद क्या होता है कुछ समय पश्चात मिट्टी वगैरह का लेप लगाने के बाद कुछ समय पश्चात इसमें ये पूर्ण रूप से पौधा विकसित हो जाता है और ये अच्छी किस्म का पौधे का रूप धारण कर लेता है। ये विधि लगभग हम जो है अंगूर और आड़ू वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला आपका जो है दाब लगाना। अगर इस विधि की हम बात करें तो इस विधि में पौधों की भूमि के निकट वाली शाखा, इस विधि में पौधों के भूमि में निकट वाली शाखा जहाँ भूमि को छूती है वहाँ पर इसकी छाल चाकू से हटा देते हैं। तब इस शाखा को निचले झुकाकर भूमि के अंदर लकड़ी के पिन द्वारा इस प्रकार दबाते हैं कि कटा भाग भूमि के अंदर रहे। इस विधि में क्या होता है कि जैसे कि कोई पौधा होता है उसकी जो शाखाएं निकली होती हैं वो ज़मीन पर टच करती हैं। अगर वो ज़मीन पर टच करती हैं तो उस टच वाले भाग से क्या होता है कि चाकू से हम उसके छाल को हटा देते हैं और उसके छाल को काटने के बाद क्या होता है कि उसको हम पिन के थ्रू ज़मीन के अंदर क्या करते हैं दबा देते हैं। भूमि के भाग को बराबर हम पानी से सिंचाई करते रहते हैं। कुछ दिनों पश्चात क्या होता है कि कटे भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब इस शाखा को इससे मातृ पौधों से काटकर हम अलग कर देते हैं। इस प्रकार एक नए पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। देखिए फिगर में देख सकते हैं आप, आपके सामने चित्र बना हुआ है। यहाँ पे ये आपकी शाखाएं हो गई। इसको हम भूमि में क्या किए हुए हैं पिन से दबाए हुए हैं। इसको हम जल से सींच रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है इसमें अपस्थानिक जड़ें ये आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब ये अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी इसमें कलिकाएँ भी निकलेंगी। इसके पश्चात क्या किया जाएगा कि इसके मातृ पौधों से इसको यहाँ से काटकर अलग कर दिया जाएगा और इसमें 2 नए पौधे
बन जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका कायिक प्रवर्धन से लाभ। अब हम कायिक प्रवर्धन से लाभ की अगर हम बात करते हैं तो कायिक प्रवर्धन से जो है हमको क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों में निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जाता है। जैसे कि कोई घटिया जाति का पौधा है, उसमें हम कायिक प्रवर्धन का प्रयोग करके एक अच्छी नस्ल के पौधों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, केला, अंगूर, अनानास, गन्ना आदि के बीज कठिनता से एवं देर से बनते हैं, अतः इन पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है। जैसे इन सारे पौधों में क्या होता है कि बीज का जो है अभाव होता है, इसमें बीज जो है बहुत लेट जो है निकलते हैं, इसलिए जो है कायिक विधि का प्रयोग करके इसको हम जो है आसानी से उगा सकते हैं। अगला देखते हैं, पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। लैंगिक प्रजनन की भांति पौधों को इस विधि के बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि पौधों को बाह्य साधनों पर निर्भर होना होता है, परंतु कायिक प्रवर्धन में एक ही पौधे से जो है दूसरे पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। अगला आप देखिए चौथा वाला कि इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं और पुष्प हो गया, फल व बीज बनाने तथा अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की परीक्षा करने में समय व्यर्थ नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि लैंगिक विधि के थ्रू जो होता है उसका एक निश्चित समय काल होता है, उस निश्चित समय काल के उपरांत ही उसमें नए पौधों का उसके द्वारा हम नए पौधे उगा सकते हैं। परंतु जो है कायिक प्रवर्धन के थ्रू अगर हम बात करें तो इसका जो है कोई निश्चित समय काल नहीं होता है। इस विधि के थ्रू हम जल्द से जल्द जो है नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं पांचवा जो आपका है, इस विधि के में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सुगंध हो गया, मकरंद हो गया, हाँ, चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। अगला हम देखते हैं छठवां, लैंगिक प्रजनन में बीजों के अंकुरण तथा फल पकने तथा उनकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। कायिक प्रवर्धन में इन सब से क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है, इनमें ऐसी कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होती है। अगला देखते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल शीघ्र बनते हैं, परंतु जो है इसमें क्या दिया है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल जो है शीघ्र बनते हैं। और लैंगिक जनन की अगर बात करें तो उसमें जो है एक जो है सिस्टमेटिक कहा जाए तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। पहले फूल लगेगा, फिर फल लगेगा, उसके बाद फल पकेगा और तब जाके जो है उससे हम सीड्स को तैयार कर सकते हैं, परंतु कायिक प्रवर्धन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगला देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन में पौधों की शुद्धता बनी रहती है, जो लैंगिक प्रजनन में संभव नहीं है। कायिक प्रवर्धन में एक पौधे की जो है शुद्धता बनी होती है, परंतु जो है लैंगिक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगला, पुराने पौधों के समाप्त होने से पूर्व ही नए पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है। अब कायिक प्रवर्धन से आप थोड़ा सा हानि पर हम नज़र रख लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए आप दिया है कि क्या होता है कि इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते तथा माद्र पौधों के समीप ही उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप इन्हें भोजन, जल तथा वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते और इनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। परंतु जो लैंगिक की अगर हम बात करें तो उनके जो प्रजाति की बात होती है वो दूर दूर तक फैले होते हैं और उनको वायु, भोजन, जल वगैरह जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती है और उनकी वृद्धि भी जो होती है, वृद्धि और विकास की अगर बात करें वो सही ढंग से होती है। दूसरा देखते हैं, इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं और जो लैंगिक जनन के द्वारा जो पौधा
उत्पन्न किया जाता है उसमें जो है हाइब्रिड पौधे के तौर पर भिन्न नई नई जातियाँ जो हो उत्पन्न की जा सकती हैं। अलग देखते हैं, इस प्रकार उत्पन्न पौधों में किसी भिन्नता की संभावना नहीं रहती है, फलस्वरूप वंश का सुधार नहीं किया जा सकता है जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव हो। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोई घटिया वंश का पौधा है तो उसको हम बढ़िया वंश के पौधों के रूप में रूपांतरित नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में कुछ समय पश्चात हास्य होने लगता है। ऐसा लैंगिक उद्दीपनों के अभाव के कारण होता है। मतलब जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधा होता है कुछ निश्चित समय पश्चात क्या होता है, उसमें हास्य होना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।